गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ऐसा है, हम लोग देख रहे थे जनरल क्लॉजेस एक्ट के बारे में। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा जनरल क्लॉजेस एक्ट कुछ आम चीजों के बारे में बात करता है, जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए इसमें और डेफिनेशंस बताई गई है। सो ये इसीलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि हमको जो बाकी के कानून है वो पढ़ने में ये हेल्प करेगा कि कानून पढ़ा कैसे जाता है, वो इसमें बताया गया है। देन इस एक्ट के पहले भी एक और कानून था, दो कानून थे इनफैक्ट। तो 1897 में ये कानून बना। इसके पहले 1868 और 1887 में जनरल क्लॉजेस एक्ट थे। और इस कानून का उद्देश्य ये है कि ये पुराने दोनों कानून को कंसोलिडेट करना चाहता है एंड देन उसको एक्सटेंड करना चाहता है। फिर हमने देखा इसका पर्पस होता है टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट एंड टू टू प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन एक्सप्रेशन। मींस जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं वो एक ही प्रकार से अगर डेफिनेशंस बताए गए तो दैट विल बी बेटर। कि अगर एक जगह डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन दूसरी जगह भी काम आती है तो दैट विल बी बेटर। सो अनलेस देयर इज एनी रिपग्नेंसी या फिर अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में कोई और डेफिनेशन दी है तो वो यूज करोगे, नहीं तो आप यहाँ की डेफिनेशंस यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा हमने देखा था ये कहाँ कहाँ लगता है, तो इसमें टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं बताया गया है। सो टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं होने के कारण ये जो कानून है ये जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं उसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट को अपना लेता है। तो आप ये जो कानून पढ़ रहे हैं ये अपने आप में कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं रखता कि ये कहाँ कहाँ पे लगेगा। पर अगर आप इसको समझो कंपनीज एक्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट जहां जहां लगेगा वहां वहां ये भी अप्लाई होने लगेगा। देन हमने एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो पढ़े, प्रिएम्बल। प्रिएम्बल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इस पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं। प्रिएम्बल का क्या मतलब है? प्रिएम्बल एक ऐसी चीज होती है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर ये बताती है कि कानून बनाने वाले के मन में क्या था। तो ये बताता है प्रिएम्बल। अब प्रिएम्बल जो है ये कानून का हिस्सा होता है और आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्ट। मींस आप किसी भी कानून को इंटरप्रीट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। पर ये कब यूज किया जाएगा? ओनली व्हेन देयर इज एन एम्बिग्यूटी। अगर एम्बिग्यूटी है मींस क्लैरिटी नहीं है, एक जगह कुछ लिखा है दूसरी जगह कुछ अपोजिट लिखा है, तब आप प्रिएम्बल देखेंगे और प्रिएम्बल देख के फिर इनका मीनिंग निकालेंगे कि कौन सी चीज सही होना चाहिए। लेकिन इफ देयर इज अ क्लियर टेक्स्ट, a plain text, तो ऐसे केसेस में you can never use preamble. So preamble can be and should be used only when there is an ambiguity. ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर हमने डेफिनेशंस के ऊपर चर्चा किए थे। डेफिनेशंस दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन या तो इंक्लूसिव या एक्सटेंसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव मींस जब हम बोलते हैं प्रमोटर मींस, कंपनी मींस, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, ये सिर्फ उतनी ही चीजें कवर करती है जितनी उसमें बताया है। बट अगर इंक्लूड्स लिखा है तो ऐसे केसेस में इट इज एन एक्सटेंसिव डेफिनेशन, इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल के रूप से बताई गई है, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स बोला है, दैट मीन्स इसमें जो चीजें बताई गई है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में बताई गई है। ठीक है। फिर कभी कभी दोनों यूज किए जाते हैं, मींस एंड इंक्लूड्स, तो ऐसे केस में अगेन इट विल बी एग्जॉस्टिव। एंड कभी कभी अप्लाई टू एन इंक्लूड लिखा होता है, दैट मीन्स अगेन इट इज एन एक्सटेंसिव डेफिनेशन। फिर शैल और मे का डिफरेंस देखा हमने। शैल का मतलब है वैसे कंपलसरी, मैंडेटरी पावर, मैंडेटरी फोर्स, और मे का मतलब है ये रिकमेंडेटरी, डायरेक्टरी है। ठीक है, अलाउड है, एनेबलिंग है। फिर हमने देखा शैल को हम जनरली शैल पढ़ते हैं कंपलसरी, मे को मे पढ़ते हैं, पर कभी कभी हम शैल को मे और मे को शैल पढ़ सकते हैं। ये कब पढ़ सकते हैं मैंने बताया था, हम और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे हमने यहाँ पे सेक्शन 3 का एक एग्जाम्पल ले लिया था। ठीक है। फिर हमने प्रिलिमिनरी भी पढ़ चुके हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इसका शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल मींस इसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। और इसी के साथ मैंने एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको खास बात बताया था कि भारत की परिस्थिति कैसी थी, भारत किस प्रकार से विभाजित किया गया था जब अंग्रेजों का शासन था, और भारत को कब
स्टेट्स में विभाजित किया गया। तो स्टेट्स जो बने थे वो वैसे 1950 के बाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। सो 1947 में भले ही हम आजाद हो गए थे, पर इसके बाद भी जो स्टेट्स वगैरह बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना। और इसके बाद भी स्टेट्स, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अभी भी रिसेंटली भी स्टेट्स बन रहे हैं। सो कई बार होता है, आपने देखा होगा, इवन नागपुर के लोग चिल्लाते रहते हैं तो नागपुर के लोगों को आपने सुना होगा, वेगळं विदर्भ झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, तो चिल्लाते रहते हैं। सो उनका ये बोलना है कि विदर्भ जो है उसको अलग स्टेट कर दो, तो ये भी बोलने वाले लोग हैं, सुने होंगे आपने ऐसा। तो उनका ये मानना है कि जो नागपुर की जो, या नागपुर के आसपास नागपुर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी एनर्जी है, जो भी रिसोर्सेस है, ये यूज हो जाते हैं दूसरे देश, दूसरे शहरों में। सो जैसे मुंबई चले जाते हैं, और इसीलिए इनका ये मानना है कि अगर आप नागपुर को अलग कर दोगे, तो उससे विदर्भ अगर अलग आप पूरा स्टेट बना देते हैं, तो नागपुर और पूरे विदर्भ का डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए काफी लोग इस पे भी शोर करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली तेलंगाना अलग हुआ। ठीक है, तो स्टेट्स बाद में बनाए गए थे एक्चुअली। ठीक है, तो वैसे तो स्टेट्स का एक एक्ट है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट बना था वैसे 1956 में, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल में जानकारी बताऊंगा। ठीक है, सो पर ये जो कानून बने, जितने भी कानून इसके बाद बने, ये तो ठीक है, पार्लियामेंट बनाती है और प्रेसिडेंट इस पे असेंट देती है। पर इसके पहले के जो कानून है उसको अगेन हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक जो ब्रिटिशर्स के टाइम के थे, एक जो आजादी के बाद तो हुए थे पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले थे। तो ये डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाता था। ठीक है, इसके पहले के भी डोमिनियन या गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते थे। गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी, वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट रहेगी। और मैंने बताया था चार प्रकार से स्टेट्स थे। सो आपको अब ये रटने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो कि चार प्रकार के स्टेट्स थे पहले। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट ए स्टेट्स वो जहां पे गवर्नर कंट्रोल करते थे। सो गवर्नर्स प्रोविंसेस बोला जाता था इसको। ठीक है, ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर पार्ट बी, जिसको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, जिसमें राजा महाराजाओं का राज था, निजाम्स का राज था, ये जो थे ये पार्ट बी स्टेट्स में आते थे। पार्ट सी, पार्ट सी जो थे ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कहलाते थे। ठीक है, तो एक पार्ट ए गवर्नर्स प्रोविंस, पार्ट सी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, और पार्ट डी जो था ये एक अलग था, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मैनेज करता था। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार एक ही चीज इसमें कवर होती थी। सो ये हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस इस एक्ट में जो दी गई है, जैसा कि हमने देखा कि इस एक्ट का मकसद क्या था, डेफिनेशंस बताना और जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बताना। तो पहली चीज हम चालू करते हैं अभी डेफिनेशंस, और बाद में हम जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं पहले। डेफिनेशन कहां दी होती है, तो शुरुआती सेक्शंस में, जैसा कि सेक्शन नंबर 2। जनरली आप देखेंगे कि सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस होती है। जितने नए एक्ट्स है उसमें तो आप सेक्शन 2 में ही देखेंगे। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनमें आप देखेंगे सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई है। इवन पुराने भी कुछ एक्ट्स में आपको सेक्शन 2 में दिखेंगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। सो इसमें डेफिनेशंस होती हैं। पर जनरल क्लॉजेस एक्ट में सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी गई है। मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं सिर्फ 2 में ही बताई जाए। सो यहाँ पे 3 sections of general clauses act contains the general definitions, जिसमें खास है सेक्शन नंबर 3, जिसमें मेजर डेफिनेशंस सब बताई गई हैं। फिर सेक्शन नंबर 4 ये सिर्फ बताता है कि कौन सी डेफिनेशन कहां लगेगी। एप्लीकेशन ऑफ फॉरगोइंग डेफिनेशंस टू प्रीवियस एनेक्टमेंट्स। प्रीवियस एनेक्टमेंट का क्या मतलब है, जो इस एक्ट के पहले बनाए गए। ये एक्ट कब बना, 1897। तो इसके पहले के भी कुछ कानूनों को कुछ डेफिनेशंस लगेगी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे क्या है। एंड सेक्शन 4A, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस टू इंडियन लॉज, ऑल द इंडियन लॉज। सो ये देखेंगे, पहले हम सेक्शन 3 पे चर्चा करते हैं, बाद में फिर 4 और 4A क्या बोलता है एक बार देखेंगे। वो वैसे आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम वो भी देखेंगे। सो सेक्शन 3 जो बेसिक सेक्शन है, जिसमें हमको डेफिनेशंस पढ़ना है, जिसमें कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होगी, जो मैं आपको बताऊंगा वो याद रखना पड़ेगा आपको। और कुछ डेफिनेशंस जो रहेगी वो ऐसी है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है, बट फिर भी समझना जरूर। ठीक है, सो चालू करते हैं आज की बात। सबसे पहले सेक्शन 3 विच इज द प्रिंसिपल सेक्शन कंटेनिंग डेफिनेशंस। तो इसमें डेफिनेशंस दी है।
applies to the General Clauses Act itself and to post 1897 Central Acts and Regulations. ठीक है, अब एक्ट्स और रेगुलेशंस में हल्का सा फर्क है. एक्ट्स क्या होते हैं? एक्ट्स जो पार्लियामेंट पास करती है, पार्लियामेंट बनाती है, वो एक्ट हो जाते हैं. ठीक है. रेगुलेशंस क्या होते हैं? ये जनरली पार्लियामेंट नहीं देती, ये कोई तो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी देती है. सो पार्लियामेंट के अलावा कोई अथॉरिटी देती है, जैसे कि सेबी कोई रेगुलेशन बनाती है. अगर आप कोई लिस्टिंग करना चाहते हैं, कंपनी को लिस्ट करना चाहते हैं, तो उसके रेगुलेशंस. तो ये भी एक प्रकार से कानून ही है, पर ये कौन ने बनाया है? ये एक अथॉरिटी ने बनाई, जैसे सेबी ने. ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं रेगुलेशंस. ठीक है. सो सिमिलर चीज है, एक्ट और रेगुलेशंस आप इवन इंटरचेंजेबली भी यूज करेंगे तो चल जाएगा. ठीक है. बट वैसे लीगल लैंग्वेज में दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है. सो दोनों ही लॉ का हिस्सा है वैसे. ठीक है. तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन 1897 और इसके बाद वाले जितने भी एक्ट है उनको अप्लाई होगी, अनलेस दोज लॉज कंटेन सेपरेट डेफिनेशंस. अगर उन कानून में उनकी खुद की डेफिनेशंस है तो वो लगेगी, अगर नहीं है तो ये लगेगी. ठीक है. ऑफ देयर ओन, और देयर इज समथिंग रिपग्नेंट. अगर रिपग्नेंट है तो फिर अगेन ये डेफिनेशन नहीं लगेगी. रिपग्नेंट मींस अपोजिट. अगर वो अपोजिट जा रही है, यानी यहाँ की डेफिनेशन कुछ और बोल रही है पर वहां कानून में उसका मतलब कोई और है, तो ऐसे केस में फिर ये वाली डेफिनेशन वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे हम. सो ये कब नहीं लगेगी? पहली, अगर वहां सेपरेट डेफिनेशंस हैं तो, या फिर देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट एंड हेंस डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 3 कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि वो फिर मीनिंग अपोजिट निकाल रही है. सो ऐसे केसेस में आप फिर ये डेफिनेशंस यूज नहीं करेंगे. नहीं तो ये जो डेफिनेशंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये आप हर कानून में यूज कर सकते हैं जो 1897 के बाद बने हैं. ठीक है. सो चालू करते हैं. इन दिस एक्ट एंड इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स, तो जितने भी सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट क्या है ये भी हम देखेंगे. ठीक है. सो आज ही अब जब डेफिनेशन पढ़ना चालू करेंगे तो डेफिनेशन में सेंट्रल एक्ट क्या है ये भी बता देंगे. एंड रेगुलेशंस मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बाद जितने भी बनेंगे, unless there is anything repugnant in the subject or context, act. तो पहली डेफिनेशन हम देख रहे हैं, एक्ट मींस, एक्ट क्या बोलता है. सो सबसे पहले तो ध्यान रखो, मैं आपको समझा के बता रहा हूं चीजें. ये एक्ट सेल्फ करने वाला एक्ट है नहीं. अगर आप सोचेंगे कि मैं रीड कर लूंगा, रट लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल. समझने पे जोर दो. तो जो भी मैं बता रहा हूं, हो सकता है वो एग्जाम में ना काम आए, पर फिर भी समझने में बहुत काम आएगा. जैसे मैंने ये पार्ट ए बी सी डी के जो स्टेट्स बताया, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है. आप मॉड्यूल उठाएंगे उसमें भी नहीं दिखेगा. सो आपको ये जो चीजें है ना, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब समझ में आएगा आपको कि मैंने क्यों बताया था. सो अभी तक के वो भले एग्जाम में नहीं आएगी, बट जब हम आगे अब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको अब समझेगा कि मैंने वो जो डेफिनेशंस, वो जो पार्ट्स बताया था कि क्या होता था आजादी के पहले, तो वो इसीलिए बताया था क्योंकि ये डेफिनेशन समझने में वो बहुत हेल्प करेंगे. पहली डेफिनेशन तो सिंपल है, एक्ट. एक्ट का क्या मतलब है? क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से एक्ट मीन्स क्या? सो पता है आपको? पता है कि नहीं? एक्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट. बट यहां पे एक्ट का मतलब कानून नहीं, एक्ट का मतलब कार्य. सो एक्ट, कोई कार्य करना, इसको एक्ट बोला है. सो यहां डेफिनेशन जो दी है ना, तो यहाँ एक्ट मींस वो एक्ट की बात नहीं हो रही कि कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वो नहीं बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? एक्ट यूज विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस. एक कोई गुनाह से रिलेटेड जब हम एक एक्ट बोल रहे हैं कि इसने एक कार्य किया है, तो वो कार्य यानी क्या? सो एक्ट used with reference to an offense or a civil wrong shall include, again inclusive definition है, कार्य तो रहेंगे, इसके अलावा it shall include a series of acts. so बहुत सारे कार्य ये भी कवर हो जाएंगे. and words which refer to acts done extends also to illegal omissions. omission भी act है बोल दिया, कार्य है. कुछ नहीं करना भी कार्य है, ये बोल दिया. कुछ आपने ओमिट कर दिया, ओमिट करना है ना, नहीं वो वोमिट होता है, ओमिट करना है ना, छोड़ देना. आपने छोड़ दिया कुछ, ये भी कुछ कार्य है. तो कुछ नहीं करना भी कार्य है. जैसे आपने पढ़ा था
आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, वहां देखा था ना, ओमिशन, उसकी भी पेनल्टी थी। वही चीज है कि ऑफेंस अगर कुछ किया है तो वो जो एक्ट है इट विल ऑल्सो इंक्लूड द ओमिशन। सो कुछ करना या कुछ नहीं करना दोनों ही एक्ट है, ये बताया गया, या एक सीरीज ऑफ एक्ट भी एक्ट है, ये बताया गया। ठीक है, सो यहाँ पे एक्ट का मतलब कानून नहीं, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो, क्योंकि अब हम क्योंकि लॉ पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, तो आपके मन में जैसे ही एक्ट वर्ड आता है तो आपको कानून समझ जाता है। सो यहाँ एक्ट का मतलब कानून नहीं, एक्ट मीन्स कार्य, और कुछ करना ये भी एक्ट है, कुछ नहीं करना ये भी एक्ट है। ठीक है, सो कुछ नहीं करना भी कार्य होता है, कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है। तो आपको लग रहा होगा सर ऐसा कैसे कुछ नहीं करना, जैसे कुछ ओमिट कर दिया, प्रोस्पेक्टस में कुछ लिखना था नहीं लिखा, ये भी एक कार्य है। ठीक है, तो ये पहले के जमाने से, एक जमाने में ये कंफ्यूजन हुआ था इवन अर्जुन को, अर्जुन को जानते होंगे आप अर्जुन को ये कंफ्यूजन हुआ था कि कार्य एक अर्जुन क्या हुआ था, आपको देखो गीता की शुरुआत कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र में, जब संजय को पूछा जाता है, धृतराष्ट्र बोलता है कि अरे क्या हो रहा है बताओ, तो अर्जुन एकदम डरा हुआ होता है। देखो ये भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कानून जो गीता है वो भी एक हिसाब से एक्ट के रूप में ही लिखी गई है, उसमें भी एक हिसाब से प्रोविजंस टाइप लिखे हैं। सो वहां पे अर्जुन को एक दिक्कत हुई, अर्जुन बोला कि यार मैं अपने भाइयों को मार रहा हूं, ये तो गलत है, मैं अपने गुरु है उनको मार दूंगा, ये तो गलत है। सो ये कार्य मैं करूंगा, इससे तो कुछ ना कुछ गलत होगा। और फिर उसको कृष्ण भगवान बोलते हैं हर कार्य से कुछ ना कुछ इफेक्ट होना ही है, तो कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ही। सो अगर तुम मारेगा तो भी इफेक्ट होगा, नहीं मारेगा तो कल चलकर और पाप बढ़ेगा। सो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो गई। सो अर्जुन ने सबसे आसान तरीका निकाला, कुछ नहीं करते अर्जुन ने बोला केशव मैं फिर कुछ नहीं करता हूं, कितना सही होगा ना, मैं सिर्फ एक चुपचाप बैठ जाऊं, कुछ भी नहीं करूं, मैं कुछ कार्य ही नहीं करूंगा तो कोई पाप ही नहीं होगा, तो इतना सही बोले। सो अर्जुन को बोले अरे ज्यादा शानपंती नहीं, देख क्या है ना, तू कुछ नहीं करेगा ना, ये भी कुछ कर रहा है तू। एग्जाम्पल दिए उसको, या तो तू खाना खाएगा, ये कार्य है, या नहीं खाएगा, नहीं खाना भी तो कार्य है ना, खाना नहीं खा रहा तू, कार्य है। सो उसको समझाए, या तो तू सोएगा या तो नहीं सोएगा, तो जागना भी कार्य है, सोना भी कार्य है। सो ऐसे बच नहीं सकते तुम कि भाई मैं कुछ नहीं करता बोल के तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं होता, ये भी एक कर्म है। सो ये बताया गया था कि इवन एन इनएक्शन इज एन एक्शन, कुछ नहीं करना भी कुछ करना है, और ये चीजें आपके लिए बहुत काम की। देखो अभी मैं थोड़ा टॉपिक से हटके बता रहा हूँ आपको, ये बहुत काम आएगी सफलता पाने के लिए रियल लाइफ में क्या होता है ना, आपको ये चीजें हर कोई बताता है क्या करना, क्या नहीं करना ना ये कोई नहीं बताता, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में आप ये नोटिस करना कभी, क्या करना ये पता है आपको, आपको पता है पढ़ाई करना, पर क्या नहीं करना ये जब आप समझ जाओगे ना, तो आप सक्सेस पाते जाओगे। तो क्या नहीं करना है, जैसे आलस नहीं करना, आलस करते कई बार हमको पता है पढ़ाई करना है लेकिन सोचते टीवी देख लेते, टीवी नहीं देखना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आलस करके सो नहीं जाना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये एक सक्सेस पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या करना है ये सबको पता है, क्या नहीं करना है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ होगा ना आपके साथ, आपको ऐसा लगा होगा रात को 12 बज रहे हैं, आप बोले चलो अब सोते हैं, आप सोने चले गए, आप लेटे हैं ऊपर देख रहे हैं छत पे, पंखा घूम रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आप इधर उधर देख रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आता है यार उठ के पढ़ाई कर लेते, नींद नहीं आ रही तो। फिर आपका मन क्या बोलता है, मन बोलता है अरे एक काम कर, 10 मिनट ट्राई कर ले, नींद आ जाएगी, सो जाना, नहीं तो फिर पढ़ना। 10 मिनट होता है, फिर आप सोचते हैं यार नींद आ रही तो थी थोड़ी थोड़ी, और 10 मिनट ट्राई करते हैं, और 10 मिनट ट्राई करते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके रात के 2 ढाई बज जाते हैं, आप ना सोते हैं ना कुछ काम होता है। तो ऐसा होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना, आलस नहीं करना, उठ जाओ तुरंत और तुरंत पढ़ने लगो। नींद नहीं आई ना, तुरंत पढ़ने लगना चाहिए। और फिर देखो नींद कैसे आती है फिर जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे ना, 12:30 बजे बराबर नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे सो क्या नहीं करना ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअल में सक्सेस पाने में बहुत हेल्प करेगी आपको। मैं जनरली एक्स्ट्रा चीजें बताता नहीं हूँ, आपने ऐसा नोटिस नहीं किया होगा, जब मेरे से कोई स्पेसिफिकली आके पूछता है तभी मैं बताता हूँ ये सब चीजें,
बट कभी कभी मैं चीजें बता देता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते वो टॉपिक से याद आ जाती है चीजें, तो बता देता हूँ। खैर चलो। सो एक्ट, एक्ट का मतलब क्या है, तो कार्य। यहाँ कार्य से रिलेटेड है। एक्ट मींस विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंस या कोई सिविल रॉन्ग, एक कार्य, जैसे मैंने किसी को मारा, मर्डर किया, ये कार्य है। और अ सीरीज ऑफ एक्ट, बहुत सारे लोगों का मर्डर किया, ये भी कार्य है। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट। ठीक है, एंड इवन इलीगल ओमिशन, तो कुछ चीज मैंने छोड़ दिया, ये भी एक्ट है। ठीक है, अब बता दूं, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाने वाली नहीं है। तो एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, चलो। सेकंड चीज है, आदित्य का बोलना है सर बताना चाहिए ऐसी चीजें, बताया करिए ऐसा। चलो अच्छा है। हाँ, नींद वाले की नीड थी, हाँ एक्चुअल में थी। तो ये बहुत ज्यादा, जो बच्चों के साथ दिक्कत होती है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है, नींद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। तो ठीक है, ध्यान रखो वो रूल, कभी भी माइंड को आपने कंट्रोल करना है। माइंड आपको कंट्रोल करेगा तो वो आपका दुश्मन है, और आप उसको कंट्रोल करोगे तो सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखो ये चीज। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। सो एक्ट, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, बट फिर भी एक्ट का मतलब यहाँ पे कार्य से है। ठीक है, दूसरी चीज एफिडेविट। एफिडेविट का क्या मतलब है, लेट्स सी। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। एफिडेविट, एफिडेविट शैल इंक्लूड एन अफर्मेशन। मैं कुछ बोल रहा हूं, अफर्मेशन। अब देखो, सिर्फ बोलने का उतना ज्यादा कोई एकदम, यानी मैं झूठ भी बोल सकता हूं अगर मैंने सिर्फ बोला हूं तो इसीलिए एफिडेविट एक चीज होती है, ये झूठ नहीं बोल सकता मैं। यहां पे लिख के देना पड़ता है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी कोई एक जानकारी दे रहा हूं मैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज बता रहा हूं, कुछ मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। सो एफिडेविट मीन्स एन अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन who is allowed to affirm or declare instead of swearing। ठीक है, सो अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, सो दो चीजें लिखिए, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। इन केस ऑफ अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के द्वारा हु इज अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। सो सिर्फ कसम खाने से नहीं होता, आई शपथ मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने सही बोला हो, ऐसा नहीं होता। कानून की नजरों में ये नहीं चलता कि गीता लेके आएंगे, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाएंगे, मैं जो भी कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, उसके बाद भी तो झूठ बोल सकते हो। इसीलिए ये नहीं चलता। क्या चलता है, चलता है एफिडेविट। जब भी आप कोई भी कानून में कोई भी शपथ लेने की बात करते हैं, तो वहां पे आप एफिडेविट यूज करते हैं। सिर्फ ऐसे ही शपथ लेने से काम नहीं चलता, तो वही लिखा है, एफिडेविट शैल इंक्लूड एन अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन by a person who is allowed to affirm or declare instead of swearing। ठीक है, तो सिर्फ कसम खाने से काम नहीं होगा, आप उसको अफर्म करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। कैसे किया जाता है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरा नाम है शशांक शर्मा, आप जानते हैं। मेरा घर पे नाम है शशि शर्मा। ये शायद नहीं जानते होंगे। तो शशि शर्मा मेरा नाम है घर पे। अब क्या होता है, मेरी जो टीचर है, स्कूल की टीचर थी, जो 10th में थी, तो वो मेरे को घर से जानती थी। सो वो मेरे को शशि नाम से ही जानती थी, स्कूल की टीचर। अब क्या हुआ, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो टीचर मेरे को बहुत अच्छे से जानती थी, तो घर पे आते जाते थे, तो उनको पता था कि अरे शशि है ये तो अपना। अब क्या हुआ, मेरा जब 10th का रिजल्ट आना था, तो यहाँ से डेटा जाता है स्कूल से बोर्ड में, इधर मैडम ने शशि शर्मा नाम लिख के भेज दिए। तो मेरे जो रिजल्ट्स थे, मेरे जो सर्टिफिकेट थे, सब में लिख के आ गया शशि शर्मा। अब मेरे को ये नाम से तो चाहिए नहीं था, मुझे तो शशांक शर्मा नाम से चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स। अब मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट उसमें शशांक शर्मा नाम लिखा है, बाकी जितने सर्टिफिकेट सब में शशांक शर्मा है। तो शशि तो घर पे बोलते हैं, इसका कोई प्रूफ थोड़ी होता है। जैसे वो आपको बाबू बोलती है, तो उसका कोई प्रूफ थोड़ी होता है कि नहीं मेरा नाम बाबू भी है। तो इसका प्रूफ नहीं है। अब यहाँ पे मैं जब ये बदलने जाऊंगा, तो बोर्ड वाले बोलेंगे, मैट्रिक वाले, कि सर ये आपका नाम तो हम बदल देते हैं, लेकिन प्रूफ क्या है। मैं बोलता हूँ यार कुछ नहीं है,
तो बोलते हैं काम करो, आप एफिडेविट लेके आओ, यानी आप शपथ लो। मैं वहां जाके बोलूंगा हाँ कसम खाता हूं मेरा नाम ही शशि है, मेरा नाम ही शशांक है, वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता, एफिडेविट लेके आओ। सो इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, मुझे बोला कसम खाना है, ऐसे नहीं, तुम जाओ और एफिडेविट लेके आओ। अब मैं जाऊंगा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने या नोटरी के सामने। नोटरी कौन होता है हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे, ठीक है। सो नोटरी के पास जाऊंगा या एक मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा और मैं उसको बताऊंगा कि देखो भैया मेरा नाम है शशांक शर्मा और मेरा ही नाम शशि शर्मा भी है, घर पे मुझे शशि नाम से बोलते हैं। अब मुझे ये नाम, गलती से ये नाम चढ़ गया है मेरे जो मैट्रिक के रिजल्ट्स वगैरह उसमें, अब ये नाम चेंज करके मुझे शशांक शर्मा चाहिए। तो मैं उसमें एक अफर्मेशन दे रहा हूं, एक डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि शशांक शर्मा और शशि शर्मा मैं ही हूं। सो मुझे अपना ये नाम अपडेट करवाना है, चेंज करवाना है। ये क्या है, ये एक एफिडेविट है, ठीक है। और झूठा एफिडेविट देना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। मैंने अगर झूठा लिख के दिया हूं ये, तो मैं सीधा अंदर हो सकता हूं, जेल हो सकती है, ठीक है। तो एफिडेविट जो है ना, एफिडेविट मींस एक डिक्लेरेशन, एक अफर्मेशन, जो कि इंसान को अफर्म करना था, लेकिन सिर्फ कसम खाने से नहीं होता है, उसको वो लिख के देना पड़ता है। सो रिटर्न में रहेगा। सो वही दिया है। सो एफिडेविट शैल इंक्लूड affirmation and declaration in case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing. There are two important points that are derived from the above definition. पहली चीज वही ऊपर जो दिया है वही है, affirmation and declaration. दूसरी चीज in case of persons allowed affirming and declaring instead of swearing, ठीक है। फिर the above definition is inclusive in nature. तो inclusive है, affirmation affidavit shall include affirmation, इंक्लूसिव है। सो ये डिफाइन नहीं करती एफिडेविट क्या है। तो हर वो डॉक्यूमेंट जिसमें मैं अफर्म कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, वो एफिडेविट हो सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग नोटरी के सामने या मैजिस्ट्रेट वगैरह के सामने जाके बोलते हैं, क्योंकि उनके सामने बोला तो एक अथॉरिटी हो जाती है कि हाँ इनके सामने जाके बोला है, मीन सही बोला होगा, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख के दे दूंगा तो झूठ भी बोल सकता हूँ। तो इसीलिए जनरली एक नोटरी पब्लिक या किसी एक मैजिस्ट्रेट के सामने बोला जाता है। So the above definition is inclusive in nature. It states that affidavit shall include affirmation and declarations. This definition does not define affidavit. However, we can understand this term in general parlance. General parlance यानी जो normal बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, affidavit is a written statement. तो जैसा मैंने बताया लिखित रूप में होता है। So written statement confirmed by oath, oath कसम खा के, और affirmation for use as evidence. तो ये एज एविडेंस, एज प्रूफ यूज किया जा सकता है इन कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी, जैसे बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो ये एफिडेविट है। तो डेफिनेशन इतनी है यहां तक के। सो एफिडेविट मींस इट इंक्लूड्स, एफिडेविट शैल इंक्लूड द अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ अ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। अब एक बात और बता दूं, एफिडेविट की डेफिनेशन, ओथ की डेफिनेशन और स्वेयर की डेफिनेशन एक ही है। आगे हम पढ़ेंगे ये दो भी डेफिनेशन। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, एग्जाम में पूछी जा सकती है। डिफाइन एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट को हिंदी में प्रतिज्ञा पत्र भी बोलते हैं या शपथ पत्र भी बोलते हैं, मराठी में भी वही बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है। सो एक ही बात है, प्रतिज्ञा हिंदी में बोलते हैं, मराठी में प्रतिज्ञा बोलते हैं, एक ही बात है। जैसे ज्ञानेश्वर है तो ज्ञानेश्वर बोलते हैं, एक ही बात है, तो नाम अलग है। सो ये ध्यान रखो, एफिडेविट की डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। सो कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, बट मैंने फिर भी समझा के बताया हूं आपको, ठीक है। सो 95% चीजें तो समझने की ही है, कुछ चीजें आपको रिवाइज कर करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां जितनी मैं डेफिनेशन बोलूंगा ना उतनी याद रखो, बाकी की याद मत रखो। सेंट्रल एक्ट, तो देखो ऊपर कई बार सेंट्रल एक्ट वर्ड आया, मैंने आपको बोला था आगे आएगा। सेंट्रल एक्ट वैसे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देखते हैं हम सेंट्रल एक्ट का क्या मतलब है। तो देखो, सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पहले तो बोल दिया पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया,
ठीक है, तो एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पार्लियामेंट तभी आया, थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो एंड शैल इंक्लूड, तो पहली चीज तो हो गई आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट ने बनाया वो हो गया सेंट्रल एक्ट, एंड शैल इंक्लूड एन एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेचर और इंडियन लेजिस्लेचर पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन चालू होने के पहले 1950 के पहले क्या होता था, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहां से चालू हुआ था। इसके पहले डोमिनियन हुआ करता था और इंडियन लेजिस्लेचर होता था। ठीक है, तो ये इसके पहले हुआ करता था। सो वो है एंड एन एक्ट मेड बिफोर सच कमेंसमेंट, तो ये भी चालू होने के पहले, डोमिनियन भी चालू होने के पहले, इसके भी पहले बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके पहले गवर्नर जनरल होता था, याद करो मैंने आपको बताया, क्यों बताया था मैंने गवर्नर जनरल, क्योंकि कई जगह ऐसे वर्ड्स आएंगे, फिर अगर यही नहीं पता होता तो सोचो आपको डेफिनेशन समझते क्या, तो नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताया। ठीक है, तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट यानी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर डोमिनियन लेजिस्लेचर या इंडियन लेजिस्लेचर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके भी पहले, इसके भी पहले, ये डोमिनियन वगैरह चालू होने के पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स गवर्नर जनरल। ठीक है, सो मैंने जैसा आपको बताया कि गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, तो वो जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट है वैसे ही है। ठीक है, सो अभी भी प्रेसिडेंट होते हैं, फिर गवर्नर्स होते हैं, तो प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, वैसे ही गवर्नर फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी आप प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हैं, और गवर्नर जनरल ये आप स्टेट के गवर्नर से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही सेंटर में प्रेसिडेंट दिखेगा आपको, स्टेट में गवर्नर दिखेंगे, वैसे ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल प्रेसिडेंट के लेवल से कंपेयर कर सकते हो, और गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी या आप स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, तो क्या क्या चीजें कवर हो रही फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पार्लियामेंट होने के बाद, पार्लियामेंट ने जो बनाया वो, पार्लियामेंट के पहले डोमिनियन या इंडियन लेजिस्लेचर जो बनाया वो, और उसके भी पहले गवर्नर जनरल ने जो बनाया वो। ठीक है, तो ये सेंट्रल एक्ट्स कहलाते हैं। एग्जाम के लिए वैसे ये डेफिनेशन काम की नहीं है, पर देखो आपको बैकग्राउंड पता रहा ना, आपको समझ में आएगी अब चीजें, अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो मेरे को यही समझाने में तकलीफ हो गई रहती कि डोमिनियन लेजिस्लेचर क्या है। लेकिन अब मैंने आपको बता चुका हूं डोमिनियन क्या था, तो ये सब अब आपको आसान लगेगा। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही है कि आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो बहुत सारे क्लासेस में छोड़ दिया जाता है, तो मेरे क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं इधर उधर चले जाते हैं जो, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पे लाइव क्लास लगाते हैं तो उन लोग बताते हैं सर ये समझा ही नहीं, तो हमको टीचर ने बोले छोड़ दो, 4 मार्क का तो आने वाला है, तो छोड़ दो ये, तो ऐसा नहीं करना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए। तो भले ही 4 मार्क का आने वाला है लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए, तो ऐसी चीजें होती है। फाउंडेशन में भी आपने देखा था बहुत सारी चीजें थी, लोगों को समझ में ही नहीं आता, फ्री कंसेंट वाले चैप्टर समझते ही नहीं, पर अगर आप बैकग्राउंड जानते हैं ना बहुत आसान है चीजें। तो यहाँ पे भी वही है, बैकग्राउंड जानो और फिर समझो। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 जनवरी, ये तो पता ही है हर किसी को, 1950। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी क्या, देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं इसको आसान शब्दों में फिर और सम अप कर दूंगा, वैसे ही मैंने इसको आसान कर दिया हूं, एक ट्री डायग्राम बना दिया हूं। सो आपको ये ट्री डायग्राम अपनी बुक में दिखेगा, बाकी ये डेफिनेशन पूरी इतनी बड़ी डेफिनेशन है, मैं तोड़ के आपको समझाता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है देखते हैं। पहली चीज, इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन चालू होने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलेंगे हम,
मीन्स द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बोल दिया पहली चीज, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इसके लेवल पे कौन है? प्रेसिडेंट। तो वही दिया है, इन रिलेशन टू एनीथिंग डन और टू बी डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिपीट हो गया, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये काट दो, डबल हो गया। सो इन रिलेशन टू एनीथिंग डन और टू बी डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन द प्रेसिडेंट। तो यहां बोल दिया प्रेसिडेंट। यहां पे खत्म नहीं हुई डेफिनेशन। सो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अपने लिए जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं वो नहीं है, ये आपकी मोदी सरकार नहीं है। तो ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट मींस पहले तो बोल दिया गवर्नर जनरल इन काउंसिल इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो किसको बोला है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो देखो यहां पे अपना जो नॉलेज है ना, इसको थोड़ा साइड रखना पड़ेगा आपको, तो समझेगा आपको। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आपको लगता है अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो देश की सरकार, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां डिफाइन किया है और जहां जो डिफाइन किया होता है वही हम मानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मींस गवर्नर जनरल इन काउंसिल और प्रेसिडेंट। गवर्नर जनरल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन में और चीजें देखते हैं। इन रिलेशन टू फंक्शंस entrusted अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 आजादी के पहले का एक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, तो अगर प्रोविंस की बात हो रही है तो प्रोविंस के केस में गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, अगर प्रोविंस की बात हो रही, प्रोविंस यानी जैसे अभी स्टेट होते हैं उस टाइम प्रोविंस हुआ करते थे। ठीक है, सो प्रोविंस के केस में गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां सेंट्रल से मतलब यह है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। सेंट्रल का मतलब ये नहीं है कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो नहीं। सो सेंट्रल का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे मेन जो कंट्रोल करता है। ठीक है, सो गवर्नर जनरल इन काउंसिल पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोविंस के केस में द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस, जो भी प्रोविंस होगा, पार्टी वगैरह जो हमने ऊपर देखा, तो वहां की गवर्नमेंट। तो वही दिया है। सो इन रिलेशन टू फंक्शंस entrusted अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पुराना है, to the government of a province, the principal government acting within the scope of authority given to it under that subsection। यानी जब गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस की बात हो रही है तो जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट है वहां की, तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो सेंटर में स्टेट भी आ रही है यहाँ पे। सो आपने अगर सेंटर यानी सिर्फ सेंटर सोचोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी। तो सेंटर में इवन स्टेट्स भी कवर हो रहे हैं, प्रोविंस भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, फिर इन रिलेशन टू चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, तो अगर नॉर्मल प्रोविंस है तो गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस, और अगर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है तो ऐसे केस में जो भी चीफ कमिश्नर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। मींस कौन कंट्रोल कर रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है। तो देखो, इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, द चीफ कमिश्नर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 94 ऑफ द सेड एक्ट। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स, इसको आसान शब्दों में याद रखना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कौन? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पूरे देश की बात हो रही तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, किसी प्रोविंस की बात हो रही गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस की बात हो रही तो चीफ कमिश्नर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा है। अब बाद में आते हैं हम फिर से, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली चीज पढ़ लिए थे प्रेसिडेंट। अब देखो, इन रिलेशन टू फंक्शन entrusted
अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो जब कुछ कार्य स्टेट को दिया गया है तो ऐसे केस में even the state government acting within the scope of authority given to it under that clause। तो स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो ध्यान से देखो, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब किसी स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ऐसा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मींस सिर्फ सेंटर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इवन इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के लिए। ठीक है, अनलेस अदरवाइज डिस्क्राइब्ड इन अदर एक्ट, ये डेफिनेशन काम करेगी। दूसरी चीज, इन रिलेशन टू पार्ट सी स्टेट्स। पार्ट सी स्टेट है ना, ये काफी टाइम तक के थे, 1956 तक के बहुत सारे राजाओं का राज था। इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब अंग्रेज छोड़ के गए थे भारत को, तो उन्होंने क्या किए थे, पूरा जो देश था उसको वैसे ही छोड़ दिए थे। जहां राजा राज करते थे वहां राजा ही थे, निजाम्स थे हैदराबाद में, फिर राजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर में, ऐसे हर जगह राजा लोग जहां राज करते थे वही थे। अब इनको मनाने में और इनको भारत को जुड़ जाने में, भारत की सरकार के अंदर आने में, इनको मनाने में बहुत टाइम लग गया। सरदार पटेल ने काफी कुछ किया था इसके पीछे, बट इनको मनाने में काफी टाइम लगा। और अल्टीमेटली 1956 में ये पूरे जो चीज थी ये पूरी रीऑर्गेनाइज हुई, और उस टाइम पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम। ठीक है, तब जाके पूरे स्टेट्स जो आज आपको देखने को मिलते हैं वो बने थे। उसके बाद भी छोटे छोटे 3 स्टेट अलग हुए, बट ये मेन स्टेट्स उस टाइम पे बने थे। ठीक है, तो ऐसा है। सो पार्ट सी स्टेट्स जो थे, कौन से पार्ट सी स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स, जहां राजाओं का राज था। तो इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी स्टेट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, यानी जब तक स्टेट्स नहीं बने थे तो तब तक पार्ट सी स्टेट भी था। द चीफ कमिश्नर, तो चीफ कमिश्नर बोल दिया पार्ट सी के लिए, जो चीफ कमिश्नर है, और द लेफ्टिनेंट गवर्नर और द गवर्नर ऑफ नेबरिंग स्टेट। तो राजाओं को हमने गवर्नमेंट नहीं बोला। ठीक है, तो पार्ट सी स्टेट्स में, सो पार्ट सी में इनफैक्ट दोनों आते थे, राजा भी आते थे और ये भी आते थे, जहां पे दोनों का कंट्रोल होता था। सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे, ये मैंने आपको बताया था। पार्ट बी प्रिंसली थे। देखो पार्ट सी कौन से हैं, यहां पे आ जाओ। सो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स, दोनों आते थे इसमें। ठीक है, तो दोनों ही जन इसमें कवर होते थे। सो पार्ट सी स्टेट्स, तो पार्ट सी स्टेट्स में क्या बोल दिया, राजाओं को तो अधिकार देना ही नहीं था। सो किसको अधिकार दिया गया? चीफ कमिश्नर्स, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और द गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट और अदर अथॉरिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू हिम और इट अंडर आर्टिकल 239 और 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द केस में भी। इन सिंपल वर्ड्स, जो पार्ट सी स्टेट थे उनके लिए बोल दिया कि जो भी चीफ कमिश्नर होगा ही विल बी कंसिडर्ड एज द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये कब तक? 1956 तक। और 1956 के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट में कवर हो गए थे। तो ये 1956 के पहले यहां थे, 1956 के बाद जब स्टेट्स बन गए तो स्टेट गवर्नमेंट कवर हो गई थी। ठीक है, फिर इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी भी थी। यूनियन टेरिटरीज के केस में अब वहां तो कुछ रहता नहीं, यूनियन टेरिटरी के तो लिए सेंट्रल ही पूरा काम करते हैं। तो यूनियन टेरिटरी के लिए क्या बोल दिया? द एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। तो जो भी वहां का एडमिन था, आप भी होते हैं एडमिन व्हाट्सएप के ग्रुप के एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर वैसे यहाँ का जो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर से एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी अलग डेफिनेशन है। थोड़ी वैसे एग्जाम में याद नहीं रखना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, बट फिर भी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सो जितनी डेफिनेशन मैं बोलूंगा ना उतनी याद रखना। सो ये डेफिनेशन समझो जरूर, पर एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार से पहले तो इसको डिवाइड कर दो, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये पूरा बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन है।
बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोविंस की बात हो रही तो गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस, ये हो गई। तीसरी चीज, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस की बात हो रही तो चीफ कमिश्नर एक्टिंग विद इन दैट प्रोविंस, वो हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रेसिडेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट की बात हो रही तो स्टेट गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पार्ट सी स्टेट्स की बात हो रही, क्योंकि ये स्टेट्स 1956 के बाद बने, ये जो बने, तो उसके पहले तक के पार्ट सी स्टेट्स जो थे, तो वहां पे जो चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वही कंटिन्यू किए, और वो जो थे उनको ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। और यूनियन टेरिटरी के केस में जो भी वहां के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, ठीक है, जो वहां पे काम देखते थे वो, ठीक है। सो इस प्रकार से ये डेफिनेशन को बताया गया है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछी जाएगी, पर ये पढ़ने के बाद, ये जो अपन ने पढ़े, इसके बाद ये एटलीस्ट आपको समझ में तो जरूर आ जाती है। अगर यही नहीं पढ़ोगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो ये डेफिनेशन में आप पूरे यानी हथियार डाल दोगे आप डेफिनेशंस में। सो इसीलिए डेफिनेशन पढ़ाने के पहले मैंने आपको पूरा बेसिक चीज बताया था कि क्या क्या हुआ था। हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक्ट जब बना था तब ऐसे स्टेट नहीं थे, तो ये स्टेट्स तो बाद में बने, ये पूरा पार्ट बाद का है, ये पार्ट बाद का है, ठीक है। ये आजादी के बाद का है पर स्टेट बनने के पहले का है, ठीक है। और ये तो आजादी के भी पहले की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा है, तो समझना है, सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो फिर, हाँ ये भी लिखा है, देखो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट जो है ये 1 जनवरी 1956 है। सो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तब से स्टेट्स प्रॉपरली बने थे। उसके पहले तक के बॉम्बे अलग था, बेरार अलग था, ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस थे। फिर स्टेट जब बन गए तब फिर महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, फिर दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। सो स्टेट्स कब बने? 1956 में। 56 में पूरे स्टेट्स का विभाजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, इसके हिसाब से क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेजेस के हिसाब से किया गया था। तो ऐसा है। फिफ्थ जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, कमेंसमेंट। अगेन कमेंसमेंट भी आपके एग्जाम के हिसाब से काम की नहीं है, बट पढ़ लेंगे एक बार। कमेंसमेंट का क्या मतलब है? चालू होना। कुछ लोग होते हैं चालू नहीं, वो नहीं। तो यहाँ पे कानून का चालू होना, किसी एक्ट का चालू होना, उसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट। Commencement used with reference to an act or regulation shall mean to say on uh, on which the act or regulation comes into force. So on which the act or regulation comes into force. So act और regulation का फर्क मैंने बताया। Act means जो एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और रेगुलेशन कोई तो भी ऑथोरिटी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब लॉ चालू नहीं होगा जब तक उसको चालू कराया नहीं जाएगा, सो चालू करवाना पड़ता है। सिर्फ कानून बना देने से चालू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता, इसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, अ लॉ कैन नॉट बी सेड टू बी इन फोर्स अनलेस इट इज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन बाय लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट। तो पहले तो कानून बनाए, और बाय द एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी बाय अ डेलीगेट एम्पावर्ड टू ब्रिंग इट इनटू ऑपरेशन। The theory of statute being in operation in a constitutional sense, though it is not in the fact, uh, though it is not in fact in operation, has no validity. In simple words, आपने एक कानून बना लिया, यहाँ पे एक एक्ट बन गया, पर जब तक ये एक्ट को एनफोर्स नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं, तब तक के चालू नहीं होगा। तो इसीलिए एक्ट में कमेंसमेंट की डेट होती है कि ये तारीख से वो कमेंस होगा, ठीक है। तो कमेंसमेंट की जनरली उसमें डेट्स दी गई होती है कि हमने बना तो लिया बट ये इस तारीख से चालू होगा, ठीक है। तो कमेंसमेंट की डेट्स होती है हर एक इसमें। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कमेंसमेंट कैसे क्या होता है। तो अभी सिर्फ लिखा है कमेंसमेंट यानी क्या। तो कमेंसमेंट का मतलब है व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स, जब से चालू हो गया। क्योंकि देखो, कोई भी कानून है तो हमने बना लिया कानून, लेकिन एक डेट तो देना पड़ेगा। जैसे जीएसटी का कानून बना लिया और हमने बोल दिया 2017 से लागू होगा, पर 2017 में कौन सी तारीख, एक तारीख तो देना होगा, ये तारीख से लागू होगा। सो वही चीज है कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट मीन्स वो पर्टिकुलर तारीख, वो पर्टिकुलर डेट
जिस तारीख से चालू होता है। ठीक है, ऐसा है। तो ये डेफिनेशंस में अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपके लिए एफिडेविट काम की है। बाकी ये जो डेफिनेशंस है सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कमेंसमेंट, ये कोई काम की नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। पर अगली जो डेफिनेशन है अगेन इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ये डेफिनेशन हम यहां भी पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो दोनों चैप्टर में हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैं आपको समराइज करके दे दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बराबर लिखते आना चाहिए आपको एग्जाम में। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं निकाल देता हूं। डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, पहली चीज इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एनी मैटर। पहली चीज इसमें निकल के आती है एलिमेंट में, मैटर। मैटर मींस जो भी सब्जेक्ट मैटर है, कोई चीज आप रखना चाह रहे हैं लिख के, दैट इज द मैटर। ठीक है, मीटिंग में क्या हुआ था, ये मैटर हो गया, क्या हुआ था उसमें, सो मैटर, द सब्जेक्ट मैटर। सो डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर, जो कि रिटर्न हो सकता है, लिखा हुआ, एक्सप्रेस्ड, जरूरी नहीं है आपने लिखा, कोई और प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो आप, जैसे आपने फिंगरप्रिंट लगा दिया, ये भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, पहली चीज है मैटर, कोई चीज जो आपको रिकॉर्ड करना है, दूसरी चीज सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या मतलब है, जिसके ऊपर आपने लिखा, जैसे कि पेपर, पेपर इज अ सब्सटेंस। तो डॉक्यूमेंट जो आपने कुछ लिखा ऑन अ पेपर, तो पेपर सब्सटेंस हो गया। पुराने जमाने की बात है, एक भेड़ जा रही थी, भेड़ को मारा, उसको खाया, उसकी जो स्किन थी, शीप की स्किन, उसके ऊपर हमने कुछ लिख के खत भेजा था, क्या ये भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा? यस, एनी सब्सटेंस। ठीक है, सो जो एक सब्सटेंस पे लिखा है, इट कैन बी अ पेपर, इट कैन बी अ स्किन ऑफ एनी एनिमल, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो ऑन एनी सब्सटेंस, बाय मीन्स ऑफ, कैसे, तो बाय मीन्स, मीन्स ऑफ, किस प्रकार से आप कोई भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी चीज को लिखते हैं, लेटर्स, लेटर्स हो सकते हैं, फिगर्स, आपने कोई फिगर बना दिया उसमें, ये भी हो सकता है, मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। सो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है मीन्स, लेटर, ये मीन्स हो गया, फिगर्स, मार्क्स, या इनमें से और चीजें, यही चीजें सब भी हो सकती है, लेटर भी यूज किया आपने, फिगर्स भी यूज किए वो। फिर which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter, record, आप क्यों लिख रहे हैं ये, ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो रिकॉर्ड होना चाहिए। सो दिया है आगे, by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of, for the purpose of होना चाहिए, ऑफ कर दो, for the purpose of recording that matter, तो वो मैटर को आप रिकॉर्ड करना चाहते थे, आप उसको रखना चाहते थे ताकि आप बाद में रेफर कर सको, ये डॉक्यूमेंट है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर, कोई एक मैटर जिसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आगे कभी यूज करना पड़ेगा, जिसको आपने किसी सब्सटेंस पे लिखा है बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, कोई भी सब्सटेंस पे, एनी सब्सटेंस हो सकता है, आपने पेपर पे लिख दिया, वो डॉक्यूमेंट है, शीप की स्किन पे लिख दिया, ये डॉक्यूमेंट है, होता था पहले, शीप की स्किन पे लिखा जाता था। ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट हो गया। फिर समझो आपने एक झाड़ पे लिख दिया, झाड़ पे भी लिख सकते हैं, झाड़ पे आपने ऐसा हार्ट बनाया और उसमें अपना नाम और फिर उसका नाम, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपने लिख दिया। तो ये क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट है, देखो ये भी डॉक्यूमेंट हो गया। क्यों, चारों चीजें हैं उसमें, मैटर, फिर सब्सटेंस, मीन्स, रिकॉर्ड, चारों चीजें हैं, चारों चीजें हैं मीन्स ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आपको बचपन में एक गिफ्ट मिला होगा, बचपन में होता है, कई बार आप छोटे थे तो चम्मच लेके आते थे कोई,
कोई बर्तन भांडुले देते थे, बर्तन लेके आते थे, तो बर्तन वगैरह भी मिलते थे। तो अगर आपको ऐसा कोई बर्तन मिला होगा, समझो किसी ने प्लेट दिया था गिफ्ट, तो प्लेट में देखना नाम लिखा है। अब ये जो है प्लेट पे नाम लिखा है, ये क्या है? ये भी डॉक्यूमेंट है। प्लेट पे नाम लिखा होता है ना, उसमें लिखा रहता है, शादी के टाइम देते हैं अपन, उसमें लिखा होता है सौ का ची, नाम लिखा होता है, पिंकीला, आमच्याकडून सप्रेम भेंट, और खुद का नाम भी लिख देते हैं वो। ठीक है, सो ऐसा लिखा रहता है, तो लिख के देते हैं, याद रहना चाहिए ना। क्यों दिया लिख के? फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। सो ये जो लिख के दिया, ये भी डॉक्यूमेंट है। सो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इतनी वाइड है, वो सिर्फ पेपर को इंक्लूड नहीं करती। डॉक्यूमेंट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जिनमें भी ये चार चीजें मौजूद होगी। मैटर, मैटर मीन्स जो चीज है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आप लिखना चाहते हैं। सब्सटेंस पे है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स वगैरह वगैरह, सिंबल्स, उसके थ्रू आपने किया है। एंड जिसको आपने रिकॉर्ड करने को रखा है। ठीक है, सो जिसका मेन पर्पस है टू रिकॉर्ड दैट मैटर। तो ऐसे केसेस में अगर चारों चीजें मौजूद है, तो ऐसे केसेस में इसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है। प्रेरणा का बोलना है निब्बा निब्बी वाले काम है बोले। तो ठीक है, तो देखो, thus the term document includes any substance, any substance, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, एक बर्तन हो सकता है, तो बर्तन पे आपने लिख दिया, वो भी हो सकता है। मेटल पे लिख दिया, ये भी हो सकता है। अपॉन विच एनी मैटर is written or expressed by means of letters or figures or marks for recording that matter। तो recording, तो चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में: सब्सटेंस, मैटर, मीन्स एंड रिकॉर्ड। ठीक है, मैटर, सब्सटेंस, मीन्स और रिकॉर्ड, चार इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है। तो एक और आंसर आया है, सर वो बर्तन और रिलेटिव दोनों ही कुछ काम के नहीं रहते। रिलेटिव काम के होते हैं, वो आएंगे बाद में, जब आपका रिजल्ट लगता है तब वो आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। तो वो आते हैं और पूछते हैं, अरे बेटा क्या हुआ रिजल्ट का, होते हैं। अरे रिलेटिव बहुत होते हैं, तंग करते हैं रिलेटिव, मेरे पीछे इतना पड़ते हैं, अरे बेटा शादी कब कर रहे हो। कहीं भी किसी शादी में मिले तो मेरे को पूछते, बेटा शादी कब कर रहे हो। अब मैं भी शायद हूँ, मैंने जाके उनको लोगों के फ्यूनरल में पूछने लग गया, अरे अब अगली बारी आपकी है। नहीं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो खैर ठीक है, हाँ चलो जाने दो। तो ऐसा है, ऐसा एक जोक था एक्चुअली। एक लड़का रहता है, वो बेचारा शादी में जाते रहता है, और हर बार उसको बोलते हैं लोग कि शादी कब कर रहे हो, अगली बारी तुम्हारी, शादी कब कर रहे हो, अगली बारी तुम्हारी। अब वो भी फ्यूनरल में जाने लग गया और वो सबको बोलने लग गया, हाँ अगली बारी तुम्हारी। तो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने पूछना ही छोड़ दिया। खैर ठीक है, जाने दो। तो ये जोक्स होते हैं सिर्फ। चलो, यज्ञेश थोड़ा दूसरी दुनिया में रहते हैं, उनका बोलना है रिजल्ट लगने पे पैसे देते होंगे तो अच्छे हैं। ऐसे नहीं होते रिलेटिव, रिलेटिव ऐसे होंगे जो आएंगे, बोलेंगे बेटा कहाँ पैकेज लगा है, कितने का है पार्टी। तो रिलेटिव लेने का काम करते हैं, पार्टी लेंगे आपसे, पेड़े खिलाओ बोलेंगे। सो ये सपने में होता है ऐसा। चलो ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो डॉक्यूमेंट फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। आप अपने वर्ड्स में लिखोगे ना चलेगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एग्जैक्ट वैसे वर्ड्स है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर, पहली चीज है मैटर, written or expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, या फिर सब मिला के, और which can be used, which is used or can be used for recording that matter, for the purpose of recording that matter, record। so चार चीजें, मैटर, सब्सटेंस, मीन्स, रिकॉर्ड, ये चार चीजें आपके आंसर में आना चाहिए। अगले चैप्टर में फिर बताऊंगा डॉक्यूमेंट, याद हो जाएगी, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप एक दो बार घर पे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। उसके अलावा हम अगले चैप्टर में फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे, सिमिलर रहेगी। ठीक है, सो ऐसा है। हाँ चलो।
ये तो बहुत ही चेतन का बोलना है सर, लेकिन एटलीस्ट आपको शर्मा जी के बेटे का तो एग्जाम्पल नहीं मिलता होगा। सो ऐसा नहीं होता, हर किसी को कोई एग्जाम्पल मिलता है। क्या होता है ना, देखो क्या होता है, जैसे आपको ऐसा बोलते हैं, जैसे चेतन को बोलते होंगे शायद, चल पढ़ाई कर, देख शर्मा जी के बेटे को। तो आपको लेकिन शर्मा जी के घर का हाल नहीं पता। शर्मा जी के घर पे भी कुछ ना कुछ होता है। शर्मा जी के घर में शर्मा जी का लड़का अगर 99% मार्क्स लाएगा, तो उसको बोलेंगे, देख गुप्ता जी की बेटी को, देख 99.5% मार्क्स आए हैं। फिर शर्मा जी का बेटा बोलेगा, अरे वो उसको देख के ही तो मार्क्स कम हुए हैं। हाँ, चलो चलो छोड़ो। तो इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा है। खैर छोड़ो। हाँ। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते। लॉकडाउन का एक फायदा है, बोले घर पे रिलेटिव नहीं आते ज्यादा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको। बुक, बुक क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। जो बुक में आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट है। फाइल, डॉक्यूमेंट। पेंटिंग, पेंटिंग भी डॉक्यूमेंट है क्या? तो हाँ, मैंने ऐसी तस्वीर बनाया, वो डॉक्यूमेंट है। पर पेंटिंग किस पे होना चाहिए? सब्सटेंस में। देखो, सब्सटेंस पे होना चाहिए। रेतियों पे, अगर रेत पे बनाया हूं तो वो डॉक्यूमेंट थोड़ी है, क्योंकि इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। मैंने अगर पेंटिंग बनाया हूं, मैंने उसकी तस्वीर बना दिया एक पेज पे, ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो पेंटिंग इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। ठीक है। सो रेत वगैरह पे बनाना ये परमानेंट नेचर का नहीं है ना, एक परमानेंसी आना चाहिए। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मेन एम क्या है? परमानेंट नेचर का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं रेत पे आपने उसका नाम लिख दिया, सर ये डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन पेड़ पे लिख दिया, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेत पे लिखा तो वो नहीं होगा, वो तो मिटा जाएगी, लहरें आएगी, मिटा जाएगी। एक शायरी याद आ गई, चलो सुन लो, बहुत जमाना हो गया शायरी बोले। तो आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, कभी ना सोची थी वो तकदीर बन गई, हमने यूं ही फेरी थी रेत पे उंगलियां, गौर से देखा तो उनकी तस्वीर बन गई। वाह वाह। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पेंटिंग इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन इन्हें वही, कुछ तो भी इंस्क्रिप्ट करके लिखा है, कोई तो भी पर्टिकुलर समझो स्टोन पे लिखा है, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। और इवन कंप्यूटर फाइल्स आर डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंप्यूटर फाइल्स को भी डॉक्यूमेंट्स में कवर करते हैं। ठीक है, केसेस के थ्रू वो भी चीज कवर होती है। तो ऐसा है। चलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। एनेक्टमेंट, एनेक्टमेंट यानी क्या? एनेक्टमेंट मीन्स जो एक्ट है उसी को हम एनेक्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, कानून जो बनाया गया वो एनेक्टमेंट कहलाता है। चलो, सो एनेक्टमेंट शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन। सो रेगुलेशन ये पहले होते थे, अब तो उतने नहीं होते, पर पहले हर जगह के अलग रेगुलेशन होते थे। बॉम्बे कोर्ट रेगुलेशन होता था, मद्रास वाले अपना रेगुलेशन बनाते थे, तो ये रेगुलेशन होते थे। शैल इंक्लूड as hereinafter defined, and any regulation of Bengal, Madras, Bombay Code, and shall also include any provision contained in any act. So act तो है ही, enactments यानी act है, प्लस regulations हैं, और इवन प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो एक प्रोविजन ऑफ एक्ट जो है ये भी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, सो प्रोविजन ऑफ एक्ट इज ऑल्सो एनेक्टमेंट। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें कवर होती है, एक्ट, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस ऑफ एक्ट। सो प्रोविजन कंटेन इन एनी एक्ट और इन सच रेगुलेशन एज अफोरसाइड। ठीक है, एक्ट और रेगुलेशन। It has been held that an enactment would also include an act or a provision contained therein made by the union parliament और स्टेट लेजिस्लेचर। तो दोनों चीज एक्ट में कवर होगी। एनेक्टमेंट में दोनों चीज आएगी। कौन कौन सी आएगी? पहली चीज आएगी, मुझे समझ ही नहीं रहा, ओपी यानी क्या? नहीं समझा मुझे, ठीक है चलो। सो यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट यानी जो सेंटर होता है उसको हम यूनियन पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर ये भी एक्ट में कवर होंगे।
ठीक है, तो स्टेट एक्ट भी एनेक्टमेंट का हिस्सा है, ठीक है, तो ऐसा है। अगेन सिंस एनेक्टमेंट इज डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल्सो एनी प्रोविजन ऑफ एन एक्ट, सेक्शन 6, अब ये अभी नहीं समझेगा, ये बाद में समझेगा, सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील would apply to a case where not only the entire act is repealed but also any provision is repealed। तो ये पार्ट अभी समझेगा नहीं, ये जब हम सेक्शन 6 पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ चलो ऐसा है। हाँ 8th पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यानी क्या, अब ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। सो देखो फिर से मैं बताना भूल गया, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट था, एनेक्टमेंट वैसे काम का नहीं है एग्जाम के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर काम का है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, तो ऐसा है। फाइनेंशियल ईयर शैल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, अप्रैल फूल्स डे, तो 1 अप्रैल से जो चालू होता है वो फाइनेंशियल ईयर है, पता है आपको। ईयर यानी क्या, तो ईयर का मतलब होता है कान, तो जो कान होता है उसको ईयर नहीं वो तो होता ही है, इसके अलावा ईयर का मतलब क्या है, ईयर का मतलब है ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। ईयर शैल मीन अ ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, सो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है। सो जब मैं ईयर बोलूंगा ना तो आप जनवरी से दिसंबर समझना, ठीक है, तो जब मैं ईयर बोलूंगा तो जनवरी से दिसंबर, ठीक है। मैं फाइनेंशियल ईयर बोलूंगा ना तो अप्रैल से मार्च समझना, ठीक है, तो ऐसा है। याद करो सेक्शन 96, एक ईयर में एक एजीएम होना चाहिए, वहां मैंने बोला था इसको हम ईयर को क्या बोलेंगे, कैलेंडर ईयर, ठीक है, तो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, वो भी इंडियन कैलेंडर ईयर नहीं। भले ही मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने अपना ही कॉपी किया है, सो उन्होंने ब्रिटिश कैलेंडर जो है अपने से कॉपीड है, तो आप देखेंगे अगस्त तक तो ठीक है, सितंबर यानी 7वां जो मंथ होता है सितंबर, अक्टूबर 8th होना चाहिए, उनके हिसाब से 10th है बट नाम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर यानी 10th होना चाहिए, उनके हिसाब से 12th है, ऐसा है, तो कॉपी किया उन्होंने अपना, ठीक है। हाँ तो ईयर मींस ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। फिर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल बट कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, ठीक है। हाँ तो ऐसा है। अगला पॉइंट 9th वाला, गुड फेथ, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट। गुड फेथ का क्या मतलब है देखते हैं। सो अ थिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ, एक चीज गुड फेथ में की गई है माना जाएगा। गुड फेथ यानी क्या, अच्छा भरोसा, यानी जब मैंने कोई चीज एक अपने खुद के अच्छे के लिए, अपने और सबके अच्छे के लिए किया हूं, जिसमें हमारा एम किसी को धोखा देना नहीं है, कुछ गलत करना नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गुड फेथ, ठीक है, विथ बोनाफाइड इंटेंशन, इसी को हम दूसरे शब्द में बोनाफाइड बोलते हैं। बोनाफाइड इंटेंशन, दो इंटेंशन होते हैं, मेलाफाइड एंड बोनाफाइड। अगर मैं सही इंटेंशन से कोई चीज कर रहा हूं तो हम मान लेंगे ये गुड फेथ में किया गया है, ठीक है। सो गुड फेथ का मतलब क्या है, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ। सो a thing shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly, honestly किया हो मैंने, whether done negligently or not, तो whether it is done negligently or not, so आगे जो दिया है whether it is done negligently or not, ये जो चीज दी है, ये चीज हम जनरली तो मानते हैं लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होती। ये जो गुड फेथ की डेफिनेशन है ना, इसमें कई जगह पे कोर्ट ने ये बोला है कि गुड फेथ डिपेंड करेगा ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, तो हर जगह आप ये गुड फेथ की डेफिनेशन नहीं लगा सकते। सबसे पहली चीज, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेदर इट इज वेयर इट इज डन इन फैक्ट ऑनेस्टली, वेदर इट इज निग्लिजेंटली डन और नॉट, तो पहले तो बोल दिया अगर लापरवाही से भी किया होगा ना तो गुड फेथ है, ये जनरल डेफिनेशन है। पर कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि ये डेफिनेशन हर जगह नहीं लगेगी, इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि कौन सी चीज की बात हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि गुड फेथ क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, तो ये चीज बताइए आगे।
The question of good faith under General Clauses Act is one of fact. It is a question of fact. It is to be determined with reference to the circumstances of each case. The term good faith has been defined differently in different enactments. अलग अलग कानून में अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है. This definition of good faith does not apply to the enactment which contains special definition of the term good faith, and there the definition given in that particular enactment has to be followed. तो वहां पे आप वही definition follow करेंगे. This definition may be applied only if there is nothing repugnant in the subject or context, and if that is so, the definition is not applicable. अगर ये उसका मीनिंग बदल देगी तो फिर ये अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, अगर ये रिपग्नेंट है, अपोजिट जा रही है, सो ये अप्लाई नहीं होगी. और इसके ऊपर एक केस हुआ था, देखते हैं केस. केस का नाम है मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग. नाम है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है. आपको देख के लग सकता है सर ऐसा कैसा नाम है, नाम है. ठीक है, क्या नाम है? मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग. तो ये नाम है केस का. ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तब गुड फेथ क्या होगा. सो यहां की डेफिनेशन जो है ये क्या बोल रही है? गुड फेथ का मतलब है जब आप ऑनेस्टली कुछ कार्य कर रहे हैं, whether it is done negligently or not. लेकिन कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंटरप्रीट करते हुए बोला कि गुड फेथ ऑनेस्टली तो होना चाहिए, यहां तक कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कोई निग्लिजेंटली काम कर रहा है तो आप उसको गुड फेथ में नहीं बोलेंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए अगर निग्लिजेंस है तो वो गुड फेथ नहीं है. कोई लापरवाह है तो यहां हम कैसे बोलेंगे कि उसने सही काम किया है? वो गुड फेथ नहीं कहलाएगा. सो फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन मॉडिफाई किया है कोर्ट ने. कोर्ट ने बोला है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात होगी तो गुड फेथ में सिर्फ ऑनेस्टली आएगा, बट अगर ये निग्लिजेंटली किया है तो नहीं आएगा. सो जनरल डेफिनेशन है गुड फेथ की ऑनेस्टली, वेदर डन negligently और नॉट. ये हो गई जनरल डेफिनेशन. बट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया है, कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप इंटरप्रेट करेंगे और जब उसमें गुड फेथ वर्ड आएगा तो उसमें ऑनेस्टली तो होना चाहिए, बट विदाउट बीइंग निग्लिजेंट. ठीक है, बट के बदले एंड लिखना चाहिए, ऑनेस्टली एंड विदाउट बीइंग निग्लिजेंट. तो ये बोला है. ठीक है, तो गुड फेथ की डेफिनेशन ये है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. इट विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. जनरल केसेस में गुड फेथ का मतलब है गुड फेथ मींस ऑनेस्टली वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट. बट जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो एक केस हुआ था मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग. इसमें बताया गया था, इट वाज पॉइंटेड आउट दैट द एक्सप्रेशन गुड फेथ is not defined in Indian Contract Act, and the definition given here in General Clauses Act does not expressly apply to the term does not expressly apply the term on the Indian Contract Act. The definition of good faith is generally understood in the civil law and which may take as a practical guide in understanding the expression in the Contract Act is that nothing is said to be done in good faith which is done without due care and attention as is required with a man of ordinary prudence. यानी कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप कोई कार्य लापरवाही से करेंगे, निग्लिजेंटली करेंगे, तो हम उसको गुड फेथ नहीं बोलेंगे. भले ही आपका जनरल क्लॉसेस एक्ट बोल रहा है कि अगर निग्लिजेंट है तो भी ये गुड फेथ है, बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये डेफिनेशन लगाई जाएगी, ऑनेस्टली विदाउट बीइंग निग्लिजेंट.
अगर निग्लिजेंट है तो इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज इन गुड फेथ। तो वही दिया है। सो आगे एग्जाम्पल भी दिया है। एन ऑनेस्ट परचेस मेड केयरलेसली without making proper inquiries cannot be said to have been made in good faith so as to convey a good title. So अगर careless behavior है, negligent behavior है, तो ऐसे केसेस में हम उसको गुड फेथ नहीं मानते। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, अगली डेफिनेशन, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट काम की नहीं है अपनी so, सही में भी काम की नहीं है, अभी तो कुछ भी कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो फिर से बोल दिया, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, गवर्नमेंट में दोनों आएगी। हेंस wherever the word government is used it will include central as well as state both. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत नहीं पर आ सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल मीन सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, और ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन चालू होने के पहले, जब स्टेट्स नहीं होती थी, शैल नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी को नहीं किया है कवर। क्यों नहीं किया पार्ट बी को कवर? क्योंकि पार्ट बी में जो सिक्योरिटीज थी वो किसकी थी, वहां कौन राज करता था? सो वहां पे राजा राज करते थे। तो राजा की सिक्योरिटी तो लोकल लेवल पे होती है ना, तो राजा की सिक्योरिटी को आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, सो इसीलिए पार्ट बी स्टेट की नहीं आएगी, पार्ट ए और पार्ट सी की आ जाएगी। पार्ट डी तो अलग ही था, वो तो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और बिफोर कमेंसमेंट में पार्ट बी के अलावा सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट के जरिए दी गई है, ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ऐसा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा संभावना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल अचल संपत्ति। सो इमूवेबल, सो जो चल नहीं सकती उसको हम बोलते हैं इमूवेबल, जो मूव नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं इमूवेबल। कितना आसान। पर लॉ में क्या दिया है? अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड। सिंपल, लैंड, जमीन। जमीन क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जमीन हो गई, खेती बाड़ी की जमीन हो सकती है, प्लॉट ऑफ लैंड हो सकता है, कोई भी प्रकार की लैंड, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड यानी क्या? ट्रीज। ट्रीज क्या है? झाड़ उगे हैं कहीं पे। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सो ये सब क्या है? बेनिफिट्स है, जमीन से जो बेनिफिट्स आ रहे हैं। ठीक है, कोल, कोयला जब तक जमीन से जुड़ा हुआ है, ये भी ट्रीज भी मैं जब तक जुड़े हैं तब की बात कर रहा हूं। एक बार उसको काट दिया तो वो ट्रीज नहीं रह गए, वो क्या हो गए? वो फिर हो गए टिम्बर। तो टिम्बर जो है ना, टिम्बर गुड्स है, बट ट्रीज ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्रॉप्स जो जुड़े हुए हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कॉटन उगाया मैंने, कॉटन जमीन से जुड़ा हुआ है, धान लगी हुई है खेत में, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग्स या कोई हेवी मशीनरी, ये चीजें आ जाएगी इसमें। थिंग्स अटैच टू अर्थ, जमीन से जुड़ी, बिल्डिंग जमीन से जुड़ी हुई होती है, सो थिंग्स अटैच टू लैंड, अर्थ। या मशीन्स, मशीन्स भी कौन सी? ऐसी वाली विच आर परमानेंटली फास्टेन टू द अर्थ। कई बार आप जाओगे फैक्ट्रीज में,
जब आप ऑडिट करने जाओगे, आप कई बार फैक्ट्रीज में जाओगे, आप देखोगे फैक्ट्री में एक ऐसी भट्टी है, फर्नेस है, वो फर्नेस जमीन से जुड़ा हुआ है, पूरे नट बोल्ट से कसा हुआ है। ये क्या है? इट इज अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। तो ऐसे केसेस में ये भी कवर हो जाएगा इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू दी अर्थ। तो जो जमीन से जुड़ा है उसमें लगी हुई चीज परमानेंटली फास्टेंड यानी जुड़ी हुई, जैसे कि समझो डोर्स, डोर हो गए, विंडो हो गए, ये सब क्या है? बिल्डिंग में जुड़े हुए हैं, दरवाजा लगा है बिल्डिंग में, परमानेंटली फास्टेंड। फर्नीचर फिक्सचर्स लगे हुए हैं, परमानेंटली फास्टेंड। ठीक है, बाद में निकाल के अगर आप बेच दोगे तो गुड्स हो जाएंगे, बट जब तक जुड़े हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रहना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, पहली चीज है जमीन। दूसरी, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जमीन से उत्पन्न होने वाले जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं वो। तीसरी चीज, एंड थिंग्स अटैच टू लैंड एंड परमानेंटली फास्टन और परमानेंटली फास्टन टू दी अर्थ, ठीक है। तो जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो। इट इज अगेन एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स: लैंड, बेनिफिट्स to arise out of land, things attached to earth, and things permanently fastened to anything attached to earth. Where in any enactment the definition of immovable property is in the negative and not exhaustive, the definition as given in general clauses will apply. ठीक है, तो वहां नहीं दिए है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा। एक क्वेश्चन आया, सर इलेक्ट्रिक पोल भी आएगा क्या? तो यस, इलेक्ट्रिक पोल्स भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सो आजकल आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोल जो है ना, वो ऐसे जमीन के अंदर गाड़े हुए नहीं होते, वो नट बोल्ट से कसे हुए होते हैं। तो आप देखना कभी इलेक्ट्रिक पोल के पास जाके, जो नए पोल्स बन रहे, पुराने पोल तो जमीन के अंदर तक जाते हैं, बट जो नए वाले होते हैं वो आप देखेंगे कि वो जमीन के अंदर तक नहीं जाते हैं, वो ऊपर लगाए हुए हैं, बट फिर भी ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ, ठीक है। तो नट बोल्ट के थ्रू जोड़े जाते हैं। तो देखा होगा आपने, ऐसे भी आजकल इवन ब्रिज वगैरह भी वैसे ही बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स भी वैसे ही बनते हैं, बन के आते हैं हिस्से थोड़े थोड़े और उसको फिर जोड़ देते हैं, ठीक है, नट बोल्ट से उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसा है। हाँ, एग्जाम्पल 1 दिए हैं, ट्रीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज ट्रीज आर बेनिफिट्स दैट अराइज आउट ऑफ लैंड एंड अटैच टू द अर्थ। तो ट्रीज जो है ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो झाड़ उगे हैं कहीं पे, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हाउएवर टिम्बर, टिम्बर जो है वो नहीं है। टिम्बर अच्छी होता है, टिम्बर में नहीं जाना चाहिए, टिम्बर अच्छा नहीं होता। टिम्बर एक ऐसी चीज है जिसमें लोग जो सिंगल होते हैं, जो निहायत ही बहुत ही ज्यादा सिंगल होते हैं, वो लोग एक दूसरे को फंसाते हैं। नहीं, वो अलग है, वो टिंडर है, टिंडर अलग होता है, अच्छी होता है। तो टिम्बर, टिम्बर यानी क्या? लकड़ी, ठीक है। तो टिम्बर, however timber is not immovable property as the same are not permanently attached to earth। तो टिम्बर जो है वो क्या है? वो अलग है। लकड़ी आपने काट दिया, ये अलग हो गया। आम अगर आम के झाड़ में लगे हुए हैं, सो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वो निकाल दिया आपने और बेच रहे हैं, तो ये इमूवेबल नहीं रहे, ठीक है, वो गुड्स हो गए। सो however, timber is not immovable property as the same is not permanently attached to the earth. The same, in the same manner, buildings are immovable property. Example 2, right of way to access from one place to another. क्या मतलब हो गया? Roads. Right of way to access from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता may come within the definition of immovable property. Whereas right to drain of water is not immovable property, ठीक है। सो पानी बह रहा है, वो इमूवेबल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सो ये एक और पॉइंट बताया। फिर एनी मशीनरी फिक्स टू द सॉइल, स्टैंडिंग क्रॉप्स होना चाहिए, कैन बी हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है? इम्प्रिजनमेंट शैल मीन imprisonment of either description as defined in IPC, इंडियन पेनल कोड। ये कोई काम की नहीं डेफिनेशन। इंडियन लॉ भी कोई काम का नहीं है वैसे तो। इंडियन लॉ शैल मीन एन एक्ट
तो एक कानून जो भारत में बनाया गया वो एक्ट है। ऑर्डिनेंस, एक बात बताता हूं, एक्ट और ऑर्डिनेंस के बीच का डिफरेंस बता देता हूं। सो पूछा नहीं जाएगा कहीं, बट पता होना चाहिए। एक्ट कब बनता है? जब बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उसको पास करती है और प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे देते हैं। अब पार्लियामेंट कब पास करेगी? जब पार्लियामेंट, संसद जो है वो बैठ रही है, अगर वो समझो, जैसे कभी कभी होता है कि पार्लियामेंट अभी है ही नहीं, अभी नहीं बैठने वाली, कभी कभी होता है बंद कर दिया, अभी नहीं चलेगा पार्लियामेंट का, कोई काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कोरोना फैला है तो पार्लियामेंट भी अभी काम नहीं कर रही। अब पार्लियामेंट जब सदन में नहीं है, तो ऐसे केस में अब कानून बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? तो ऐसे केस में सरकार ऑर्डिनेंस पास कर देती है, बाद में इसको फिर एक्ट बनाया जाता है, बाद में पार्लियामेंट इसको, दोनों पक्ष इसको यानी लोकसभा राज्यसभा इस पे वोटिंग करेंगे। पर पहले अर्जेंट है कोई चीज और आपको कानून बनाना ही है, तो आप ऑर्डिनेंस भी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाए जाते हैं। बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, बट ये किए जाते हैं। बीच में कंपनीज एक्ट में भी ऐसा हुआ था कि संसद नहीं था, तो बैठ नहीं रहे थे, अभी कोई सदन नहीं था, तो ऐसे केसेस में क्या किया गया था? सो ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस और एक्ट एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ फर्क ये है, एक्ट जो है पार्लियामेंट बनाएगी और ऑर्डिनेंस जो है वो सरकार टेम्परली चालू कर देती है, बाद में उसको फिर एक्ट करके उसको फिर पारित कराया जाता है। रेगुलेशन बताया मैंने, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट बनाती है कुछ रूल्स, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ। तो बाय लॉ यानी कुछ लोग होते हैं बायला होते हैं, तो नहीं, वो बायला नहीं होता वो अलग है। बाय लॉ यानी, तो जैसे रूल्स होते हैं उसी को बाय लॉ भी बोलते हैं। तो बाय लॉ और अदर इंस्ट्रूमेंट which before the commencement of the constitution had the force of law in any province of India or part thereof, or thereafter has the force of law in any part A or C state or part thereof, but does not include any act of parliament of UK or any order of council, rule or other instrument made under the act. तो इन सिंपल टर्म्स, भारत में जो बनाए गए भारत के कानून, ठीक है, फिर भले वो कोई भी हो, भले वो स्टेट के हो तो भी, ठीक है। तो कोई काम की नहीं है डेफिनेशन। मंथ, मंथ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रियल लाइफ में भी। मंथ शैल मीन अ मंथ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, अगेन ब्रिटिश कैलेंडर मंथ। एक चीज ध्यान रखना, मंथ और 30 डेज सेम नहीं होते, ठीक है। सो जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, मंथ अलग चीज है और 30 डेज अलग चीज है। मंथ कभी 28, कभी 29, कभी 30, कभी 31 डेज का भी हो सकता है, पर 30 डेज यानी सिर्फ 30 डेज ही होते हैं, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी बकवास डेफिनेशन है, काम की नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन एनी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल, कोई काम की नहीं। ओथ सेम डेफिनेशन है, मैंने आपको जो बताया था एफिडेविट की, तो ओथ और एफिडेविट सेम डेफिनेशन है। ओथ शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ऑफेंस गुनाह, ऑफेंस शैल मीन एनी एक्ट और ओमिशन, कुछ करना या नहीं करना, मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई काम की नहीं डेफिनेशन। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज if done is punishable under any law for the time being in force is called as offense. फिर ऑफिशियल गजेट कोई काम की नहीं डेफिनेशन। ऑफिशियल गजेट और गजेट शैल मीन द गजेट ऑफ इंडिया और द गजेट ऑफ स्टेट। पर्सन, पर्सन कभी पूछ सकते हैं एक आध बार, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सन शैल इंक्लूड, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एनी कंपनी। एन एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी जैसे पार्टनरशिप, एसोसिएशन है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब अब आपको पता है, आपने इनकम टैक्स में पढ़ चुके हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड भी कोई काम की नहीं है डेफिनेशन। रजिस्टर्ड का मतलब है जब किसी कानून के तहत आपने रजिस्टर कर लिया, जैसे समझो आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप उसको रजिस्टर करवा के आते हैं, तो जब तक रजिस्टर नहीं कराओगे उसकी वैलिडिटी नहीं होती। सो रजिस्टर्ड यूज्ड विथ रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रूल कोई काम का नहीं,
रूल शैल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय एन एनेक्टमेंट। तो कई बार कानून में पावर दिए होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स, तो वो रूल्स हैं। एंड शैल इंक्लूड द रेगुलेशन मेड एज अ रूल अंडर एनी एनेक्टमेंट। शेड्यूल, शेड्यूल भी कोई काम की नहीं है डेफिनेशन। शेड्यूल शैल मीन अ शेड्यूल टू द एक्ट। जैसे कंपनीज एक्ट में पीछे शेड्यूल्स दिए हुए हैं, सो वो शेड्यूल्स में फॉर्मेट्स वगैरह दिए होते हैं। और रेगुलेशन इन विच द वर्ड ऑकर्स, कोई काम की नहीं। सेक्शन कोई काम की नहीं, सब सेक्शन कोई काम की नहीं, दोनों सिमिलर है। सेक्शन शैल मीन अ सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड्स ऑकर, और सबसेक्शन शैल मीन द सबसेक्शन ऑफ द सेक्शन इन विच द वर्ड ऑकर्स, कोई काम की नहीं डेफिनेशन। स्वेयर, एफिडेविट की जो डेफिनेशन है, ओथ की जो डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है स्वेरिंग की। Swear with its grammatical variations and cognate expressions. That means swear shall, simple. Swear shall include affirming or declaring in case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing. बिल्कुल सेम डेफिनेशन। नोट, नोट दिया है उठा लो नहीं वो वाला नोट नहीं है। The term affidavit, oath and swear have the same definitions in the act. Same definition है। राइटिंग, राइटिंग सिंपल है। एक्सप्रेशन रेफरिंग टू राइटिंग शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू प्रिंटिंग। तो राइटिंग मीन्स इवन प्रिंटिंग इज रिटन, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन विजिबल फॉर्म। कोई काम की नहीं है ये भी डेफिनेशन। ये सेक्शन 4 है और 4A है। ये अपन एक काम करते हैं, अगली क्लास में ले लेंगे। आज एक्सीड हो चुका है टाइम वैसे भी, तो अपन अगली क्लास में ले लेंगे। और अगली क्लास में हम सेक्शन 6 वगैरह भी पढ़ना चालू कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा सेक्शन नंबर 6 आपके एग्जाम के हिसाब से, तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। एक काफी टेक्निकल सेक्शन है वो भी। सो यहां तक कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, फिर अपन आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। कोई डाउट? चलो, कोई डाउट दिख नहीं रहा है? हाँ, गुड फेथ का डायग्राम, डायग्राम नहीं है, मैंने बस एक लाइन में लिख के रख दिया हूँ। तो गुड फेथ का मतलब है ऑनेस्टली वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस कि गुड फेथ है या नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओंग पू ओंग, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग के नाम से तो ये जो केस है, ये केस के हिसाब से बताया गया है कि ऑनेस्टली होना चाहिए बट निग्लिजेंटली नहीं होना चाहिए। अगर निग्लिजेंटली होगा तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड फेथ। ठीक है, तो मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, ये नाम है उसका। एनेक्टमेंट भी बता दूं। एनेक्टमेंट का मतलब कुछ नहीं, एनेक्टमेंट मींस सिर्फ जो कानून बनाया गया है उसको हम एनेक्टमेंट बोलेंगे। एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, रेगुलेशंस और प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रेगुलेशंस, ये सबको एनेक्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, मींस सीधा सीधा जो कानून बनाया गया है बाय द या तो पार्लियामेंट हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकता है, तो वो एनेक्टमेंट है। ठीक है, ये रिपील वाला छोड़ दो, वो अभी जब रिपील पढ़ेंगे तब समझेगा। चलो, सो लेट्स कंक्लूड। अगली क्लास में अपन आगे की चर्चा करते हैं। सो आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। चलो, थैंक यू।